दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 14 से लेकर 15 जनवरी को ईरान के दौरे पर जाते हैं। काफी सारे बैठकें होती है, चाबहार बंदरगाह को बात होता है या फिर इजराइल और हमास की वार को लेकर हो। हूथी रेबेलियन जो कि दोस्तों आज के समय रेड सी के समय में एक्टिव होते हैं, उनको लेकर काफी सारी बातें की जाती है। इसी बीच दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही होती है स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर में, जहां पर दोस्तों ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बैठक होती है। इसी बीच दोस्तों पर्शियन गल्फ के निकट दोस्तों ईरान और जो पाकिस्तान की नेवल सेना है, उन दोनों के बीच में दोस्तों उनका एक नेवल एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। दोनों के बीच में रास्ते काफी अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन 16 जनवरी के दिन दोस्तों ईरान के द्वारा ड्रोन से एयर स्ट्राइक किया जाता है पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसके निकट में। दोस्तों उनका मानना है कि जैश अल अदल के जो आतंकवादी संगठन है उसके ऊपर काफी हमले किए जाते हैं, और इस हमले के अंदर बताया जाता है कि दोस्तों 2 लोगों की मौत हो जाती है, 2 सिविलियंस की मौत हो जाती है। और इस चीज के बाद दोस्तों पाकिस्तान ने भी अपने जवाबी कार्रवाई किया, और इसी चीज को देखते हुए दोस्तों ईरान के एम्बेसडर टू पाकिस्तान जो हुआ करते थे उनको देश से बाहर कर दिया गया। साथ ही पाकिस्तान ने भी दोस्तों अपने एम्बेसडर जो ईरान में हुआ करते थे उनको वापस बुला लिया। स्थिति देखते देखते दोस्तों पूरी खराब हो चुकी है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में बात करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके पीछे का एक्चुअल में क्या कारण है, कहां से कहानी की शुरुआत होती है, और एक्चुअली में दोस्तों इस चीज को लेकर वर्ल्ड का क्या रिएक्शन होता है, इसको आज बहुत ही बेहतरीन समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी पॉइंट दोस्तों कि भारत पर इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, आज दोस्तों इन सब चीजों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ईरान और पाकिस्तान के बीच कुछ भी बात करने से पहले एक बार हम थोड़ा मैप पर नजर डालते हैं ताकि आप इस घटना को बहुत ही बेहतरीन तरह से लेट कर पाएंगे। दोस्तों भारत के आप जैसे ही पड़ोसी तरफ में वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान से जैसे आप वेस्ट की तरफ में बढ़ेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको ईरान देखने को मिलेगा। पाकिस्तान और ईरान दोनों एक दूसरे के निकट होते हैं, और ईरान के जैसे ही आप दोस्तों साउथ की तरफ में देखते हैं तो वहां पर आपको गल्फ ऑफ अदन देखने को मिलेगा या फारस की खाड़ी देखने को मिलेगा। तो एक काफी अच्छा पोजीशन आपको ईरान की तरफ में देखने को मिलता है। ईरान से होते हुए अगर आप पूरा देखने को चले जाएंगे तो आप दोस्तों पूरी तरह से मिडिल ईस्ट की तरफ में जुड़ जाते हैं। और ईरान और पाकिस्तान की जब भी बात की जाती है दोस्तों दोनों की अगर पॉपुलेशन को देखोगे तो ईरान की पॉपुलेशन कुछ दोस्तों आज के समय में 8.7 करोड़ के आसपास रफली होती है, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन आज के समय कुछ दोस्तों 24 करोड़ के आसपास रफली देखने को मिलती है। पाकिस्तान के अंदर में दोस्तों फरवरी के मंथ में इलेक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके पहले दोस्तों भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वहां पर कार्य कर रहे हैं। ये उनके एक संविधान के अंदर में कानून है कि भाई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए आप जब इलेक्शन कराते हो उसके पहले, तो उससे वहां पर काम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी आपको पता है कि पाकिस्तान की हालत तो ऐसे भी खराबी है। इकोनॉमिक रूप में देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाए तो एक बहुत बड़े क्राइसिस दोस्तों पाकिस्तान जूझ रहा है। जबकि ईरान के देखा जाए तो ईरान और पाकिस्तान दोनों को ही देखा जाए तो दोनों ही न्यूक्लियर पावर से युक्त देश होते हैं, तो दोनों की जो डिफेंस चीजें होती है दोस्तों वो काफी ऊपर होती है। अब इसी दोस्तों ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर आप नजर डालेंगे तो 900 किलोमीटर का इनका बॉर्डर देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों एक सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस देखने को मिलता है, जिसमें कुछ हिस्सा दोस्तों आपको सिस्तान का ईरान का देखने को मिलता है और कुछ हिस्सा दोस्तों बलूचिस्तान का आपको पाकिस्तान को देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों एक आतंकवादी संगठन इसका नाम जैश अल अदल हुआ करता है। अब जैश अल अदल के बारे में अगर हम यहाँ मेंशन करना चाहें दोस्तों इसका गठन 2012 के अंदर में किया गया था, और ये जैश अल अदल का इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसके कुछ मतलब दोस्तों आर्मी ऑफ जस्टिस निकल कर सामने आता है। और इनका मेन मकसद हुआ करता है 2012 में इसका गठन किया गया था, तो इनका मेन मकसद हुआ करता है कि दोस्तों बलूचिस्तान और सिस्तान प्रोविंस को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में मान्यता दिलाना। ये इनका कहीं ना कहीं मेन मकसद निकलकर सामने आता है, और इसी चीज का विरोध करते हुए दोस्तों ईरान ने इन पर कार्रवाई करते हुए 16 जनवरी को इस पर एक बहुत बड़ा हमला किया। और जैश अल अदल का अगर बात करते हैं दोस्तों ये एक प्रकार का आतंकवादी संगठन भी काफी सारे देशों ने घोषित कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप ईरान के पास देखोगे या फिर जापान और यूएस जैसे देश दोस्तों इसको एक आतंकवादी संगठन मानता है, क्योंकि इसी साल दोस्तों अगर आप पिछले साल दिसंबर की खबर को देखोगे तो कुछ 11 पुलिसकर्मी दोस्तों मारे गए थे ईरान के, क्योंकि दोस्तों ये जो है समय समय पर ईरान पर आक्रमण करते रहते हैं, क्योंकि ईरान जो है बलूचिस्तान और सिस्तान प्रोविंस को तोड़कर दोस्तों एक अलग देश बनाने की जो मान्यता है उसका विरोध करता है। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल आपके मन में चलना चाहिए कि एक तरफ दोस्तों दोनों ही जो कंट्री आप देखने को मिलता है, जो पाकिस्तान और जो ईरान है, वो दोनों ही दोस्तों आपको इस्लामिक कंट्री देखने को मिलता है, तो फिर दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट होने का कारण क्या है? तो यहाँ सबसे बड़ा दोस्तों कंफ्लिक्ट निकल कर आता है। इस्लामिक जो मत होते हैं दोस्तों वो 2 भागों में बटे होते हैं, ये आप सबको पता है। एक सिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। जो ईरान है दोस्तों एक सिया बहुसंख्यक वाला देश होता है, और जो पाकिस्तान है दोस्तों एक सुन्नी बहुसंख्यक वाला देश हुआ करता है। तो सिया दोस्तों हमेशा सुन्नी का विरोध करते हैं, सुन्नी हमेशा दोस्तों सिया का विरोध करते हैं। ऐसे में दोस्तों ईरान के भी जो आसपास के बहुत सारे कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल इराक देखने को मिलता है, सीरिया देखने को मिलता है, वे लोग दोस्तों हमेशा जो है सिया का विरोध करते हैं, और इसी चीज को लेकर ईरान दोस्तों हमेशा खफा रहता है। और इस खबर को आप देखते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों ईरान इसी चीज को लेते हुए दोस्तों इराक और सीरिया पर भी हमला किया था। और अब दोस्तों सिया का विरोध करने के कारण जहां जहां भी सुन्नी होते हैं उनका विरोध दोस्तों ईरान के द्वारा किया जाता है। अब यही कारण आपको देखने को मिलता है कि ईरान ने दोस्तों पाकिस्तान के जो सुन्नी मुसलमान होते हैं उनका द्वारा जब विरोध किया जाता है तो उनको भी दोस्तों आक्रमण का झेलना पड़ता है। और यही कारण है कि दोस्तों जहां जहां भी हमले होते हैं अब ईरान के द्वारा कराए जा रहे हैं वो एक क्लियर स्टैंड में करे जा रहे हैं कि भाई वे सिया मुसलमान है, और सुन्नी मुसलमान के द्वारा जो उन पर आक्रमण वगैरह का या फिर उन पर जो गलत बयानबाजी की जाती है उसका विरोध करते हुए दोस्तों ये हमला
हमला किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ईरान के अटैक करने के पहले एक बहुत बड़ा पीछे कारण ये भी रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों 3 जनवरी के दिन में दोस्तों कैरमान अटैक हुआ था ईरान के अंदर में, जहां पर दोस्तों कसीम सुलेमानी की 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए लोगों बहुत सारे लोग दोस्तों ईरान के जो लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे और दोस्तों कुछ आतंकवादी ग्रुप के द्वारा उन पर बम से अटैक किया जाता, जिससे दोस्तों बताया जाता है कि 95 से ज्यादा जो सिविलियंस थे ईरान के वो दोस्तों इस हमले के बाद में मारे जाते हैं। और इससे रुष्ट होकर दोस्तों बाद में ईरान ने ये ठाना कि जो भी इसके हमले करवाए जा रहे हैं उसके बाद वो आक्रमण करेगा। और यही कारण है कि दोस्तों अभी हाल ही के समय में आपको इराक, सीरिया जैसे देशों पर भी हमला देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों ईरान जितने भी आतंकवादी संगठन है जो उनके देश पर हमला कर रही है, दुनिया भर में कहीं भी एक्टिव हो रहे हैं, उन पर दोस्तों हमले करके जो उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और इस बार दोस्तों हमला किया गया है पाकिस्तान के जैश अल अदल आतंकवादी संगठन पर। और इस हमले के बाद दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल एक चीज निकल कर सामने आती है। पाकिस्तान दोस्तों इसके ऊपर अकारण दोस्तों उसकी संप्रभुता पर खतरा मारता है, वो इस चीज को गैर कानूनी मानता है कि बिना उनको बताए इस प्रकार से उन पर हमला किया गया है। जबकि दोस्तों ईरान का मानना है कि ये हमला वो पाकिस्तानों पर नहीं किया गया, बल्कि ये हमला जो है मेनली वो आतंकवादी संगठन के ऊपर में किया गया है। लेकिन इस चीज को देखते हुए दोस्तों पाकिस्तान ने भी अपना क्लियर स्टैंड को अपनाया और ऑपरेशन बार्क मार्क सर्मचार को अपनाया और इसके ऊपर दोस्तों जवाबी कार्रवाई की जाती है पाकिस्तान के द्वारा ईरान की ओर में। जिस प्रकार से दोस्तों ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, अब इस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया। और अभी की खबर आप देखते हैं कि 9 से ज्यादा लोगों की दोस्तों अभी जो है मौत हो चुकी है ईरान के अंदर में। अब पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई किया है ईरान के ऊपर में। लेकिन एक चीज दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि आज अब जो ईरान और पाकिस्तान के जिस चीज को रिलेशन को आप जिस तरह से देखते हैं, पहले कभी दोस्तों ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन इतने खराब नहीं हुआ करते थे। एक समय हुआ करता था दोस्तों ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन अपने आप में काफी अच्छे हुआ करते थे। जब दोस्तों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया था तो पाकिस्तान को प्रथम देश के रूप में जो मान्यता दिया था वो ईरान ही हुआ करता था। इसके बाद भी दोस्तों जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध होता है तो उसमें भी दोस्तों ईरान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन 1990 में दोस्तों ये विवाद और गहरा था कि जब शिया और सुन्नी को लेकर विवाद बढ़ने लगा, तब दोस्तों इनके बीच में विवाद और बढ़ता चला गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि दोस्तों शिया और सुन्नी के बीच में जो विवाद चल रहा था वो 1990 में बढ़ते बढ़ते दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब दोस्तों ईरान के एक रिपोर्टर की, ईरान के एक एम्बेसडर की दोस्तों पाकिस्तान के अंदर में हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद ही दोस्तों दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ने लगता है। और ये बढ़ते बढ़ते दोस्तों आप इन सब आर्टिकल्स को आज देखते हैं कि आज दोनों के ऊपर जो है दोस्तों एक दूसरे के ऊपर में आक्रमण कर रहे हैं। अब दोस्तों इस चीज को लेकर वर्ल्ड मीडिया के रिएक्शन को अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले अगर हम इंडिया के रिएक्शन से शुरू करते हैं तो इंडिया ने इस चीज पर क्लियरली दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी कुछ दिनों पहले एस जयशंकर जी की यात्रा भी हुई थी, तो कुछ लोग दोस्तों इसको एक डिप्लोमेटिक चीज की तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये एस जयशंकर जी का कमाल है कि उनके आते ही ये सब काम किया गया है। लेकिन कुछ लोग इसको दोस्तों कहते हैं कि ये दुर्भाग्यवश वाली चीज है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि ऐसा हुआ। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया की एक डिप्लोमेटिक चाल हो सकती है। अब इंडिया का इसमें दोस्तों क्लियर स्टैंड है कि इंडिया जो दोस्तों इस मामले में ईरान का पूरी तरह सपोर्ट करता है। इंडिया का मानना है, जो प्रेस रिलीज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, जिसके अंदर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो टेररिज्म है उसको वो जीरो टॉलरेंस की नीति उसके प्रति अपनाते हैं। और उनका मानना है कि ईरान ने जो भी किया है, जो भी आक्रमण किया है जो पाकिस्तान के ऊपर में, वो केवल और केवल दोस्तों अपनी रक्षा करने के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस विषय पर अगर आप देखेंगे तो ईरान और पाकिस्तान के विषय पर दोस्तों जो भारत है वो ईरान का कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो अगर हम रशिया और चाइना का स्टैंड को देखना चाहे तो दोनों ही दोस्तों मध्यस्थता की बात करते हैं। उन लोगों का कहना है कि सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस को लेकर जो भी डिस्प्यूट है ये मध्यस्थता के द्वारा सॉल्व किया सकता है। अब इसमें दोस्तों चाइना का इसलिए इतना बड़ा इंटरफेयर आया है कि दोस्तों चाइना का जो ईरान और पाकिस्तान दोनों के अंदर दोस्तों काफी ज्यादा एक ऋण वगैरह दिया गया है, जिसके कारण दोस्तों काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने के कारण दोस्तों जहां भी अगर युद्ध वगैरह होता है तो उससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये मध्यस्थता की बात करते हैं और रशिया भी दोस्तों चाइना की तरह ही जो है मध्यस्थता की बात भी करता है। जैसा कि मैं दोस्तों आपको वीडियो के पहले ही बोला था कि अगर आप पाकिस्तान को आज के समय में देखोगे तो वो दोस्तों इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसके द्वारा इस प्रकार का आक्रमण किया जाना ये बताता है कि दोस्तों उसको कहीं ना कहीं आज के समय यूएस का सपोर्ट मिल रहा है। अब यूएस का सपोर्ट मिलने का मतलब यहाँ सीधा सा बात ये होता है दोस्तों, इसको एक थोड़ा सा कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आप दोस्तों जैसे ही ईरान से थोड़ा इधर की तरफ बढ़ते हैं तो आप मैप की तरफ देख सकते हैं कि दोस्तों इधर में आपको रेड सी देखने को मिलता है। तो ओमान के बगल में जो आपको रेड सी देखने को मिलता है उससे जितने भी जहाज वगैरह जाते हैं उससे अभी के समय दोस्तों वहाँ पर हुती रिबेलियन का काफी ज्यादा अटैक चल रहा है। जैसे दोस्तों भारतीय शिप हो या फिर दुनिया भर के जो भी शिप आते हैं उनको वहां पर काफी आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से दोस्तों जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो पूरी तरह से प्रभावित होते हुए हमको दिखता है। और इस चीज को लेते हुए दोस्तों यूएस ने भी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डन चलाया था ताकि दोस्तों हुती रिबेलियन का किसी तरह से अंत किया सके। इंटरनेशनल जो ट्रेड पूरी तरह से डिसरप्ट हो रहा है उसको ठीक किया सके। और यूएस का मानना है कि जो पूरा हुती रिबेलियन का काम है ये कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है
और ऐसे विषय में दोस्तों ये हुतीस को खत्म करने के लिए उनका मानना है, यूएस का मानना है कि वो अगर ईरान को खत्म करेगा, ईरान को सही तरह से समझा पाता है तो हुतीस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों यूएस जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माध्यम से इस काम को करवाना चाहता है और ऐसा लगता है कि दोस्तों यूएस जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करा क्योंकि उसका स्टैंड जो है वो पाकिस्तान के प्रति ज्यादा है। तो दोस्तों इस विषय में कर सकते हो कि यूएस एक तरफ पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है और यूएस के राय पर दोस्तों जो पाकिस्तान के अभी अगर आप देखोगे जो जनरल है अभी के समय में दोस्तों आप मिलिट्री जनरल के पास में देखो जो आसिफ मुनीर है, क्योंकि दोस्तों वे पाकिस्तान जो यूएस के कहने पे ज्यादा कुछ कार्य करते हैं, इसलिए दोस्तों कहा जा सकता है कि यूएस के बनने पर जो पाकिस्तान जो ये सब चीजें कर रहा है, यानी कि इस विषय पर ईरान और पाकिस्तान के मुद्दे पर दोस्तों यूएस का पूरा सपोर्ट जो है पाकिस्तान के प्रति होने वाला है। लेकिन दोस्तों जब बात होती है वॉर की तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और इंपैक्ट की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, एक बहुत ही सीरियस चीज आप देख सकते हो इस मैप के अंदर में, देख सकते हो दोस्तों जो पूरा हमारा जो मिडिल ईस्ट का एरिया है वो पूरी तरह से वॉर के अंदर में उलझ चुका है। जहाँ एक तरफ आप देखते हो दोस्तों अभी के समय में इजराइल हमास का वॉर देखने को मिलता है, अब ईरान और पाकिस्तान का एक अलग डिस्प्यूट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे दोस्तों तो आर्मेनिया और अजरबैजान का एक अलग डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। तो पूरी तरह से जो मिडिल ईस्ट आपको देखने को मिलता है वो पूरी तरह से वॉर में उलझ चुका है। और अब देखिए दोस्तों भारत के बगल में आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है, मतलब पाकिस्तान और ईरान के बीच में जंग छिड़ जाना, मतलब एशिया के अंदर में भी अब दोस्तों पूरी तरह से वॉर एंट्री ले चुका है। और इसका मतलब ये हो चुका है दोस्तों दुनिया के अंदर जो क्राइसिस होते हैं वो एक बार फिर से अपने पांव पसारने वाला है। इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों हुतीस का जैसे जैसे आक्रमण होते जा रहा है उससे पहली बात तो इंटरनेशनल ट्रेड पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर ये ईरान और पाकिस्तान के बीच में अगर इसी तरह से वॉर और कुछ दिन चलेगा तो इसके तरफ जो हमारा जो पूरा पर्शियन गल्फ की तरफ से इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है या फिर जो हमारा रेड सी से होते हुए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उस पर एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेड हमें देखने को मिलेगा। मतलब आने वाले समय में दोस्तों इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें वर्ल्ड में तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही जो इंडिया का ट्रेड होता है उस पर भी एक बहुत बड़ा हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका एक बहुत बड़ा दोस्तों डिसइम्पैक्ट जो है इंडिया का दोस्तों ट्रेड पे देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों जो वॉर है ये ईरान और पाकिस्तान की वॉर के कारण दोस्तों एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें ये भी देखने को मिलेगा कि अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों जैसे कि मैंने बोला वीडियो के पहले ही कि चाबहार बंदर की आके हम बात कर रहे थे, एक तो दोस्तों इजराइल और हमास वॉर के कारण दोस्तों हमारा जो आईएमएफ है वो रुक गया है और चाबहार बंदरगाह भी अब लगता है दोस्तों ईरान और पाकिस्तान के इस वॉर के कारण दोस्तों रुक जाएगा। मतलब दोस्तों जो कनेक्टिविटी बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया टू मिडिल ईस्ट होते हुए दोस्तों जो हम चाबहार बंदरगाह बनाना चाहते हैं जिसको मिडिल ईस्ट को जोड़ देगा इंडिया से, और जो आईएमएफ बनाना चाहते हैं जो इंडिया को यूरोप से जोड़ना चाहेगा, अब इसमें दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारे दोस्तों परेशानियों को इंडिया को सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को लेकर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन होता है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअल में कौन सही है, ईरान सही है या फिर एक्चुअल में कौन पाकिस्तान सही है। इसमें दोस्तों वर्ल्ड का जो रिएक्शन आपको निकलकर सामने आता है, ईरान जो भारत का पूरा स्टैंड निकलकर सामने आता है उसको लेकर आपको क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए करें तो दोस्तों नीचे को आप कमेंट करके उसे बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जैसा कि हम दोस्तों हर वीडियो के एंड में आपसे कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दो, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करके महिलाएं पुरुष के साथ पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।